नमस्कार। सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। सभी सखी सहेलियां, आज की हमारी गेस्ट स्पीकर डॉक्टर नेहा गोयनका अग्रवाल और सभी श्रोतागण जो हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का टीम मन सुधा की ओर से स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर अलका कुमार। टीम मन सुधा एक ऐसा मन जो आपको सीधे रूबरू कराता है एक्सपर्ट से और स्वास्थ्य संबंधित वे आपका मार्गदर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, अक्टूबर महीने में वर्ल्ड मेनोपॉज डे 2022 हमने इसी मंच पर मनाया। इस साल की थीम थी मनोभ्रंश या डिमेंशिया। इस विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन किया था। आप मंच सुधा के यूट्यूब चैनल पे ये देख सकते हैं। आज भी हम आपके सामने हार्ट अटैक, फर्स्ट एड एवं सीपीआर यह विषय ले आए हैं। भारत में हृदय रोग आम बात है। 2010 से तो हृदय रोग में यानी कि सीवीडी कोरोनरी हृदय रोग के कारण मृत्यु की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस विषय की ओर एक कदम आगे बढ़ते हुए माना जाता है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में कम प्रभावित है, क्योंकि महिलाओं को एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन उपहार में मिला हुआ है। पर अध्ययन से पता चलता है कि आज महिलाएं भी 45 वर्ष के पहले इससे प्रभावित हो रही है। कारण बदलती जीवन शैली, गर्भाशय का ऑपरेशन 40 के पहले होना, पीसीओडी, मधुमेह, डायबिटीज इत्यादि ऐसे कारण हैं। बढ़ते जोखिमों को ध्यान में रखते हुए हृदय रोगों से बचाव के उपाय करते रहना आवश्यक तो है। साथ ही हार्ट अटैक आने पर तुरंत क्या किया जाए जाना चाहिए, इस बारे में भी सभी लोगों को जानना जरूरी है। सीपीआर जैसी जीवन रक्षक तकनीक का प्रयोग में लाकर आप हार्ट अटैक के काफी लोगों की जान बचा सकते हैं। इस विषय पर हमारी मार्गदर्शिता डॉक्टर नेहा गोयनका अग्रवाल का मैं तहे दिल से इस मंच पे स्वागत करती हूँ और उनका परिचय देने मनीषा कड़ू को अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। सभी का स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू मनीषा। नमस्कार सहेलियों, मंच सुधा के इस डिजिटल मंच पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और हम हमेशा एक नए विषय के साथ यहाँ उपस्थित होते हैं और जो हमारे वक्ता है उनसे हम बातचीत करके उस शंका का जो है निरसन हम लोग यहाँ पे मंच सुधा पे करते हैं। तो आज हार्ट अटैक बचाव, फर्स्ट एड एवं सीपीआर इस विषय के वक्ता है डॉक्टर नेहा गोयनका अग्रवाल मैम। मैं नेहा मैम का एक संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। नेहा मैम ने एमबीबीएस, डीए, डीएमई, एनेस्थीसिया, आईटीसीसीएम क्रिटिकल केयर में किया हुआ है। एमबीबीएस मैम ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ग्रैंट मेडिकल कॉलेज से किया है तथा जेजे हॉस्पिटल से डीएनबी किया है। यूरोपियन डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर तथा सर्टिफिकेट कोर्स इन डायबिटिक मैनेजमेंट तथा सर्टिफिकेट कोर्स इन इन्फेक्शन डिसीजेस और सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक इकोकार्डियोग्राफी फ्रॉम जीआरओपी इंस्टीट्यूट से किया हुआ है। डॉक्टर नेहा मैम असिस्टेंट प्रोफेसर जीएमसी में रह चुकी है, नागपुर में कार्यरत रह चुकी है। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटेंसिविस्ट तथा राधा कृष्ण हॉस्पिटल क्रिटिक केयर डिपार्टमेंट की हेड भी रह चुकी है। वर्तमान में डॉक्टर नेहा मैम शालिनी देवी मेघे हॉस्पिटल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में फिलहाल कार्यरत है। तो यह था नेहा मैम का परिचय। तो चलते हैं आज के विषय पर और चर्चा करते हैं। आज का सब्जेक्ट हार्ट अटैक बचाव, फर्स्ट एड एवं सीपीआर। तो डॉक्टर नेहा मैम मंच सुधा में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप हमारे जो भी मंच सुधा की सहेलियां है, लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है उसमें भी आप उनकी जो भी शंका है आप उनका सब निरसन करेंगे। और चलते हैं अभी नए विषय के साथ डॉक्टर नेहा मैम। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू मनीषा फॉर सच अ काइंड इंट्रोडक्शन। मनसुधा के सभी वेबिनार अटेंड करने वाले सभी को मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो मैं मनसुधा का अभिनंदन करना चाहूंगी कि वो इतना नोबल कार्य कर रहे हैं, महिलाओं में जागरूकता, हेल्थ के प्रति जागरूकता लाने का इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं।
इंग्लिश में एक सेइंग है, व्हेन यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ पर्सन, बट व्हेन यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट द एंटायर फैमिली। उसी तरह मैं समझती हूँ कि यानी कि आप अगर एक पुरुष को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, पर अगर आप महिला को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो आप पूरे एक फैमिली को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसी तरह मैं सोचती हूँ कि अगर आप एक महिला पुरुष को सिर्फ हेल्थ के बेनिफिट्स बता रहे हैं या हेल्थ इश्यूज समझा रहे हैं तो वो उसी तक सीमित है, बट एक महिला को हेल्थ के बारे में जागरूक करने से हम एक एंटायर फैमिली के हेल्थ का केयर ले रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मनसुजा का बहुत बहुत अभिनंदन ये नेक कार्य करने के लिए और मुझे उसका पार्ट बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं आज अपना प्रेजेंटेशन, एक इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारे सेलिब्रिटीज की फोटो आपको क्यों दिखा रही हूँ। क्या आप जानते हैं इनमें क्या कॉमन है ये सारे सेलिब्रिटीज में? दुर्भाग्यवश ये सारे सेलिब्रिटीज इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक के शिकार हुए और मजबूरी कारण इनको बिना हॉस्पिटल पहुंचा ही इनका पहले ही निधन हो गया। काफी खतरनाक है ये सोचना, राइट? हमारे समाज का ये सबसे परिपूर्ण ये है, सोसाइटी है। They are privileged with everything, good at finances, they are having best of healthcare facilities. इतना सब कुछ होने के बावजूद हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उनका निधन हो जाना ये काफी डरावना है। तो इस बारे में जरूर हमें जान लेना चाहिए कि हार्ट अटैक क्या होता है। आज का विषय वही है, हार्ट अटैक क्या है, इसके कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि ये हमें जल्दी पकड़ में आ जाए। बेसिक रिस्क फैक्टर्स क्या है जिससे हमारी हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, और मान लो यह अगर हो ही जाता है तो हम क्या फर्स्ट एड अपने परिजनों को दे सकते हैं और किस तरह से उनकी सहायता कर सकते हैं ताकि उन्हें बेस्ट ऑफ मेडिकल केयर मिले और उनका हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हम उनकी जान की रक्षा कर पाए। हार्ट अटैक के बारे में बताने से पहले हार्ट के बारे में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी। हार्ट जो है वो एक बेसिकली मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक पंप की तरह है जो हमारी बॉडी में पूरी तरफ ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। हमारी बॉडी जो है वो एक मशीन है जिसे ब्लड और ऑक्सीजन एक ईंधन का काम करता है। हार्ट दिन में कम से कम 1 लाख बार पंप करके ब्लड और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। उसी तरह हार्ट की जो मसल्स है उसको भी ब्लड और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जो ब्लड वेसल उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई करती है उसे हम कोरोनरी आर्टरीज जैसे कहते हैं। ये जब कभी ब्लॉक हो जाती है तो मनुष्य को हार्ट अटैक हो सकता है। ये एक बेसिक हार्ट का स्ट्रक्चर है, आप जो देख सकते हैं ये एक कोरोनरी आर्टरी इसे कहते हैं। यहाँ जब भी फैट वगैरह डिपॉजिट होता है ये ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण हार्ट की मसल को जो जरूरी ऑक्सीजन और ब्लड है वो नहीं मिल पाता और हार्ट की मसल डैमेज होने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। कभी कभी अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है। स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो दुनिया में 30% डेथ्स जो है वो हार्ट अटैक के कारण होती है। इंडिया में भी यह एक लीडिंग कॉज है हार्ट अटैक का। इंडियंस जो है वो अपने पश्चिमी इसके तुलना में यानी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 2 से 3 दफा दुगना ससेप्टेबल है हार्ट अटैक के लिए, तो हमें और ज्यादा कॉशियस रहना जरूरी है। साथ ही अगर वेस्टर्न कंट्रीज में इसका इंसिडेंस 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो इंडिया में ये 50-55 में और अब तो कोविड एरा में इवन 30s-40s में भी हार्ट अटैक देखा गया है। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हर 40 सेकंड में एक हार्ट अटैक इंडिया में हो रहा है। इतना इसका इंसिडेंस है, तो हमें इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है इस बारे में जरूर जान लेना जरूरी है। इसके जो रिस्क फैक्टर्स है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, एक जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल और नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपकी हार्ट अटैक होने की आपको संभावना बढ़ती जाएगी। अभी जैसा मैंने बताया रेस या एथनिसिटी यानी वेस्टर्न्स जो है वो हमारे मुकाबले कम ससेप्टेबल है हार्ट अटैक को। मैडम ने जो बताया मेल एंड फीमेल डिफरेंस, मेल्स जो है वो फीमेल्स की तुलना में ज्यादा ससेप्टेबल है, उनका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक ज्यादा है। अगर आपके घर में किसी को पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है यानी किसी को भाई बहन माँ बाप दादा दादी को हार्ट अटैक या जल्दी हार्ट से संबंधित कोई पीड़ा हो चुकी है तो आपको भी यह रिस्क बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज टाइप ए पर्सनैलिटी यानी वह लोग जो हमेशा टाइम की अर्जेंसी में होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, इन लोगों में भी हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा होती है।
ये तो हो गए ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट बहुत सारे ऐसे भी रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है, जिन्हें बदला जा सकता है और हार्ट अटैक की संभावना कम की जा सकती है। ये रिस्क फैक्टर्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है तंबाकू का सेवन, चाहे वो तंबाकू का सेवन हो या सिगरेट स्मोकिंग हो, इट इज वो सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य कारण है हार्ट अटैक का। इसके अलावा हमारी जो क्रोनिक इलनेसेस होते हैं, यानी अगर आप उच्च रक्तचाप और डायबिटीज, हार्ट बी और डायबिटीज के मरीज है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हमें हमारा ब्लड प्रेशर और शुगर्स हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। मॉडर्न एरा की हमको बहुत बड़ी देन है कि हमने सारे काम आउटसोर्स कर लिए, फिजिकल एक्टिविटी हमारी एकदम कम हो गई है, सब चीजें जो है बस एक क्लिक ऑफ बटन पे अवेलेबल है। इसके कारण बॉडी की जो एक्टिविटी लेवल है वो बहुत कम हो गई है। हम इनटेक तो उतना ही ले रहे हैं पर हम आउटपुट नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज के फॉर्म में। इस वजह से ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें बढ़ गई है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हार्ट अटैक बढ़ाने में, जिसके वजह से जो ब्लड की वेसल्स है उनमें फैट डिपोजिशन वगैरह भी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिटनेस, एग्रेसिवनेस, ये सारे जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं वो भी हमारे हार्ट पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती है और इसे भी हमें नियंत्रित रखना जरूरी है। तो ये सारे जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है और ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, तो इस पे काम करना हमें जरूरी है। ये तो हो गई रिस्क फैक्टर्स की बात। मान लो ये सारा रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रखने के बावजूद कोई 100% प्रूफ नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। ऐसे में इसके लक्षणों को जल्दी जान लेना ये बहुत जरूरी है। लक्षण अगर हम जल्दी पकड़ लेते हैं तो हम तुरंत मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेल कर पाते हैं और जो दुखद चीजें कुछ लोगों के साथ मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे बताई, वो चीज होने से हम बच सकते हैं। तो ये क्या है, इसके सिम्टम जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य सिम्टम है चेस्ट पेन। जब भी एक हार्ट अटैक का मरीज दिखेगा वो सीने को जोर से दबा के रहेगा, उसे ऐसा महसूस होगा मान लो उसके सीने को में बहुत जकड़न लग रही है, इतना वजन लग रहा है जैसे कोई उसके सीने पर बैठ गया हो, बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है चेस्ट में या छाती के बीच के भाग में। ये पेन जो है वो कभी कभी आपके जबड़ों में हो सकता है, गर्दन में फैल सकता है, कभी कभी उल्टे हाथ की तरफ वो पेन महसूस हो सकता है, पीठ में वो पेन महसूस हो सकता है, शोल्डर्स पे महसूस हो सकता है। ये सारे जो पेन है वो टिपिकल चेस्ट पेन के ही सिम्टम्स है। स्पेशली साथ में अगर एसोसिएटेड बहुत ज्यादा पेशेंट को स्वेटिंग हो रहा है, घबराहट हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मिचलाहट होना, लाइट हेडेडनेस फील होना, यानी चक्कर आने जैसा लगना, ये सारे जो है वो चेस्ट पेन के सिम्टम्स है। आपको एक चेस्ट पेन का मरीज टिपिकल यही पोजीशन में दिखेगा, अपनी छाती को जकड़े हुए एकदम सीवियर पेन में। पर यहाँ हमें ये जान लेना जरूरी है कि मेल्स और फीमेल्स में जो सिम्टम्स है वो काफी डिफरेंट है। ये जो टिपिकल सिम्टम्स हमने दिखाए वो मेल्स में तो काफी प्रोमिनेंट है, बट फीमेल्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी दफा काफी वेग से और सटल से सिम्टम्स होते हैं, यानी बहुत ही मामूली से सिम्टम होते हैं जो हम दूसरे माइनर चीजों से के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि जबड़े में पेन होना, तो किसी को लगता है दांत का दर्द है और फीमेल्स उसको निग्लेक्ट कर देती है, या फिर इनडाइजेशन से रिलेट कर सकती है, या एक्सट्रीम थकावट होना, इनडाइजेशन होना, ये भी चीजें हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए फीमेल्स को ये माइनर सिम्टम्स को जान लेना बहुत जरूरी है। इसी के विषय में मैं एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक महिला का नॉर्मल दिनचर्या है, अपना रूटीन काम कर रही है, काफी काम का प्रेशर है, जो वर्क प्लेस है वहाँ का भी काम है, घर पे बच्चों को भी देख रही है। ऐसे में अचानक उसे गर्मी होना शुरू हो गई, पसीना लग रहा है, तो उसे लगता है बस मौसम का चेंज है, वो निग्लेक्ट करती है। You okay, Mom? Oh, I'm fine. जबड़ों में Okay, which orders? What do you want? Almond butter and gel. Okay. You sure you're okay? I'm fine, sweetie. I'm so late. What are you doing? टैबलेट्स ले रही है, ये सोच के कि ये माइनर दर्द है। You okay? Yeah, I'm fine. You लोग उसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप ठीक हो, बट स्टिल वो निग्लेक्ट कर रही है क्योंकि बाकी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। Where are your shoes? Put उसे your shoes घबराहट back हो on, रही है, please. You know, go help your sister. शोल्डर्स में पेन, We're हाथ going में in 3 पेन। minutes. Oh my God, what am I doing? I forgot to cut off the crust. कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, काम सब Shoes उल्टा पुल्टा हो on, रहा है। party if you need it. And get your sister. Okay,
यहाँ तक कि गिरने की नौबत आने तक भी उसे रियलाइज नहीं होता है कि ये शायद हार्ट अटैक के सिम्टम्स है और वो चीज को निग्लेक्ट कर रही है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि हम फीमेल्स इतना एंगेज रहते हैं हमारी बाकी चीजों में कि ये जो माइनर सिम्टम्स है वो कभी कभार हम निग्लेक्ट कर देते हैं। सो वी शुड बी मोर कॉशियस, हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इन सिम्टम्स पे भी हमें ध्यान देना है। ये तो हो गई सिम्टम्स को जान लेने की बात। मान लीजिए ये सारा आपने पकड़ भी लिया कि ठीक है अभी ये हार्ट अटैक लग रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन होती है, ऐसे में हम घबरा जाते हैं और घबराहट की वजह से और चीजें बिगड़ती है। तो हमें यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस रखना। अगर मान लो आपको या आपके किसी नजदीकी या किसी चाहने वाले या जानने वालों को ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो नजदीकी अस्पताल में फोन कीजिए, वहां का नंबर डायल कीजिए या कुछ नहीं तो 108 डायल करके एक एम्बुलेंस सर्विस जल्द से जल्द मंगवा लीजिए। फिर देखिए कि पेशेंट आपका जो है वो रिस्पांस दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो उसे रीअश्योर कीजिए कि सब चीजें ठीक हो जाएगी, हम यहाँ हैं आपकी मदद के लिए, एम्बुलेंस को बुला लिया गया है, उसे एक कंफर्टेबल पोजीशन में आपको लेटाना है। जो भी स्ट्रेस है उसका थोड़ा सा रिलीव करना है। अगर उसने बहुत ज्यादा टाइट कपड़े वगैरह पहन रखे हैं तो वो आपको थोड़े से लूज कर देने हैं, उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाना है। घर में आजकल एस्प्रिन की टैबलेट्स बहुत इजीली अवेलेबल होती है, तो अगर आपके पास एस्प्रिन की टैबलेट्स है, 75 mg की टैबलेट्स को बेबी एस्प्रिन कहा जाता है, उसकी 2 से 4 टैबलेट पेशेंट के मुंह में आपको देनी है, उसको चबाकर उनको खाने कहना है। एस्प्रिन जो है ये ब्लड पतला करने की दवा है, तो अगर कुछ ब्लॉकेजेस है तो वो उसमें सहायता करेगी और आपके हार्ट अटैक में मदद करेगी। साथ ही जो पेशेंट ऑलरेडी हार्ट के मरीज होते हैं, ऐसे पेशेंट्स के पास सॉल्बिट्रेट नाम की दवा ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो उनसे पूछिए कि अगर उनके पास वो दवा अवेलेबल है। और बीपी अपैरेटस भी आजकल बहुत कॉमन चीज हो गई है, अगर उनका बीपी एक्सेप्टेबल है, अच्छा है, सब जानते हैं 120/80 नॉर्मल बीपी कहा जाता है, अगर इतना है तो आप अगर हो सके तो ये सॉल्बिट्रेट की टैबलेट भी पेशेंट को दे सकते हैं। ये सब करते हुए हमें ये जरूर ध्यान में रखना है कि मेडिकल सेवा को जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। ये तो चीज हो गई कि अगर पेशेंट आपका कॉन्शियस है, बात कर रहा है, तब ये सब चीजें ठीक है। मान लीजिए आपका पेशेंट अचानक से बेहोश हो जाता है, कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है, तब हमें क्या करना है। तब हमें शुरू करनी है जीवनदायिनी प्रणाली यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन। इसी के बारे में मैं आगे और चर्चा करूंगी कि कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन बेसिकली क्या है। सिर्फ हार्ट अटैक में नहीं, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन की जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। मॉल में, शॉपिंग मॉल में, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, घर में, कहीं पे भी मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति अचानक से गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसी कंडीशन में वो पेशेंट की जान बचाने की जो तकनीक है उसी को हम कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन कहते हैं। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स यानी फेफड़े और रेसिसिटेशन मतलब उनको दोबारा से चालू करने की प्रोसेस। ये पूरी प्रणाली को कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन ऐसा कहा जाता है। कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन अगर हम समय से देते हैं तो हम कम से कम 40% लोगों की जान बचा सकते हैं, जो कि बहुत बार अननोटिस होके वो ये मात्रा बढ़ती जाती है। अब क्या करना है हमें, कोई बहुत ज्यादा हमें सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल अपने 2 हाथों की मदद से हम किसी की जान बचा सकते हैं। सुनने में काफी अच्छा लगता है। आइए सीखते हैं एक छोटी सी और इजी टेक्निक जो हमें काफी सहायता दे सकती है। उसे याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक हमने रखा है, डॉक्टर एबीसी, DRABC। डी से क्या है, डी मतलब डेंजर। सबसे पहले तो किसी को अगर आपको रेसिसिटेशन देना है तो सबसे पहले ये देखिए कि वो जगह जो है वो आपके और मरीज के लिए सुरक्षित है या नहीं। मान लीजिए सड़क पे अचानक से कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो सड़क पे आपको सीपीआर देना शुरू नहीं करना है। वहां कहीं इलेक्ट्रिक वायर्स पड़े हैं, पानी गिरा हुआ है, तो वहां सीपीआर नहीं देना है। पहले सबसे पहले पेशेंट को साइड में लीजिए, एक सुरक्षित स्थान पे लीजिए, यानी डेंजर इंश्योर कीजिए कि डेंजर नहीं है आपके लिए भी और पेशेंट के लिए भी। ये एक बार हो जाता है तो फिर नेक्स्ट चीज है हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स देखना है। रिस्पॉन्स कैसे देखेंगे, सिर्फ पेशेंट के शोल्डर्स पे हमें टैप करना है, आप ठीक है, भाई साहब आप ठीक है, बहन जी आप ठीक है, ऐसा कह के बस हमें रिस्पॉन्स देखना है कि पेशेंट आपका रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आपका पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसका अर्थ वो बेहोश हो चुका है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अब यहाँ से आपका सीपीआर शुरू होता है। जैसे ही आपने देखा कि आपका पेशेंट बेहोश हो चुका है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, आप आजू बाजू, अगर आपके पास फोन है तो आप खुद डायल कर दीजिए या आजू बाजू के लिए सहायता के लिए आप मदद के लिए आवाज दीजिए और उन्हें कहिए नजदीकी हॉस्पिटल में या 108 डायल करके एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराने के लिए। जब तक कि एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध होती है तब तक कि हम कैसे सहायता कर सकते हैं ऐसे मरीज की।
सबसे पहले तो हमें उनका अपने हेल्प के लिए मंगवा लिया। अब इम्पोर्टेंट है कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है चेस्ट कंप्रेशन से। चेस्ट कंप्रेशन यानी छाती को दबाना। वो कैसे कर सकते हैं हम? अपने जो हाथ का पाम होता है, एक हाथ का पाम हमें मरीज की छाती पर रखना है, दोनों निपल्स के बीच में निचले तिहाई हिस्से में। दूसरे हाथ को उसी हाथ से इंटरलॉक करना है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। जो आपके हाथ है वो एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, एल्बोज पे बेंड नहीं होनी चाहिए और इनको 100 से 120 कंप्रेशंस पर मिनट की गति से आपको मरीज की छाती को दबाना है। ये स्पीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मेंटेन करना, 100 से 120। और हमें कितना कंप्रेस करना है? 5 से 6 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली सेंटीमीटर कितना हमारे लिए मुश्किल है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जितनी पेशेंट की चौड़ाई है, जमीन से लेके आपके हाथ तक जितना डिस्टेंस है, उसका 1/3 कम से कम आपको प्रेस करना है और उसको वापस जगह पे आने देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है सीपीआर का, जिसे हम कहते हैं चेस्ट कंप्रेशन। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी, उसकी स्पीड होना चाहिए 100 से 120 कंप्रेशंस पर मिनट, उसकी डेप्थ होना चाहिए 1/3 ऑफ द एंटायर लेंथ और उसे फिर से अपने जगह पे आने देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गई चेस्ट कंप्रेशंस की बात। इसके अलावा अगर आप हो सके तो पेशेंट का जो एयरवे है, एयरवे एज इन जो पेशेंट की श्वास नलिका है, वो खुली होना बहुत जरूरी है। कभी कभार जो हमारी जीभ पीछे गिरने के कारण श्वास नलिका बंद हो जाती है, पेशेंट सफोकेट हो सकता है। ऐसे में श्वास नलिका को ओपन करना बहुत ही इजी है। पेशेंट का जो सिर है उसके ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, और थोड़ा सा जबड़े को उठा देंगे, तो श्वास नलिका, नाक की नलिका जो है वो एक सिधान में आ जाएगी और आप जो भी पेशेंट सांस ले रहा है वो सीधे उनके फेफड़ों तक पहुंचेगी। पेशेंट मान लो अगर हमारा सांस नहीं ले रहा है तो 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स भी हम उनको दे सकते हैं। वो हमें कैसे देना है? पेशेंट का सिर नीचे की तरफ झुका के, जबड़ा उठा के, नाक बंद करके हमें 2 बार पेशेंट के मुंह में फूंक मारनी है। ये उसको इतना ऑक्सीजन देने के लिए सफिशिएंट है जिससे उसका ब्रेन एक्टिव रहे। इतनी सी सिंपल सी एक पूरी जो स्टेप्स है उसको हम सीपीआर बोलते हैं। रेस्क्यू ब्रेथ्स अगर आपको लगता है आप अनकंफर्टेबल है, नहीं देना चाहते हैं, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, पर चेस्ट कंप्रेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें बिल्कुल बंद नहीं करना है, उसमें इंटरप्शंस नहीं होने चाहिए, उसको उसी गति से चलते रहना है। कब तक करना है आपको चेस्ट कंप्रेशन? जब तक कि आपका मरीज या तो हिलने डुलने नहीं लगता, सांस चालू नहीं हो जाती, या तो आपको मेडिकल हेल्प अवेलेबल नहीं हो जाती है। इसको हम एक वीडियो के द्वारा और अच्छे से जानेंगे। कार्डियक अरेस्ट के मरीज की जान बचा सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान का दिल अचानक से धड़कना छोड़ देता है और वो अचानक से गिर जाता है और इसकी सांस रुक जाती है। अगर किसी शख्स को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो इसके पास अगर कोई शख्स मौजूद है तो वो सीपीआर के जरिए उस मरीज की जान बचा सकता है। अदरवाइज कार्डियक अरेस्ट का मरीज कुछ ही मिनटों में जान बहक हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि सीपीआर कैसे परफॉर्म किया जाता है। जैसे ही आप किसी शख्स को गिरता हुआ देखें तो सबसे पहले आप उसकी नब्ज और सांस चेक करें। अगर मरीज की नब्ज और सांस रुकी हो तो समझ जाएं कि ये कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन हो सकती है। इस सूरत में सबसे पहले आपने लोकल इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके मेडिकल हेल्प करनी है और फिर हेल्प आने तक मरीज को जिंदा रखने के लिए आपने मरीज को चेस्ट कंप्रेशंस देने, यानी मरीज की चेस्ट को जोर और तेजी से दबाते जाना है। ऐसा करने के लिए आपको अपने हाथ की पाम मरीज की चेस्ट के सेंटर में रखनी है और फिर दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखकर चेस्ट को ठीक उसी रफ्तार से दबाते जाना है जिस रफ्तार से दिल धड़कता है। ऐसा करने से असल में आप मरीज के दिल का काम कर रहे होंगे, यानी मरीज की चेस्ट को प्रेस करने से ब्लड मरीज के जिस्म में ट्रेवल करने लगेगा और इस तरह मरीज का जिस्म, खास तौर पर ब्रेन, जिंदा रहेगा। आपने 1 मिनट में 100 कंप्रेशंस देने की कोशिश करनी है और ध्यान रहे कि कंप्रेशन जोर से देना है ताकि मरीज की चेस्ट 5 इंच तक नीचे जाए, अदरवाइज ब्लड ठीक से ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। इसके साथ साथ आप मरीज को माउथ ब्रेथ भी दे सकते हैं, यानी हर 30 चेस्ट कंप्रेशंस के बाद 1 सेकंड का 1 या 2 माउथ ब्रेथ। ऐसा करने से मरीज के सरवाइव करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नॉलेज की कमी की वजह से कई लोग कार्डियक अरेस्ट की वजह से हेल्प का इंतजार करते करते मर जाते हैं। इसलिए अगर आपको कभी कोई ऐसा केस नजर आए तो सीपीआर परफॉर्म करके उसकी जान बचाने की जरूर।
तो अभी हमने देखा कि सीपीआर हमें एक्चुअली परफॉर्म कैसा करना चाहिए। ये तो हो गई सीपीआर परफॉर्म करने की बात। इसके अलावा हमें लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशंस लाना चाहिए, ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर की अगर आपको शिकायत है तो बीपी हमेशा चेक करते रहिए, हर 3 महीने में बीपी को चेक करवाइए, बीपी की गोलियां नियम से लीजिए, अपना कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रखिए। डायबिटीज में आप अगर डायबिटिक है तो अपना डाइट मॉडिफाई कीजिए, उनकी डायबिटीज की दवाइयां रेगुलरली लेते रहिए, रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। मिनिमम 150 मिनट एक्सरसाइज प्रति वीक कीजिए। आप 15 से 20 मिनट तक अगर विगरस सिर्फ वॉकिंग कर लेंगे वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद है। जंक फूड अवॉइड कीजिए, हेल्दी रहिए, स्मोकिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। हार्ट डिजीज जो है ये बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा इसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है, बट अच्छी बात यह है कि ये प्रिवेंटेबल है और कम्प्लीटली ट्रीटेबल है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें वो करना है और इसके लक्षणों को तुरंत पहचान के उसमें तुरंत एक्ट करना बहुत जरूरी है। यहीं आ जाता है हमारा कंसेप्ट ऑफ गोल्डन आवर। जितना आप फास्ट एक्ट करेंगे उतना आप अपनी हार्ट को मसल को बचा पाएंगे। टाइम वेस्टेड इज मसल लॉस, सो एक्ट फास्ट। एंड लास्टली लाइफ सपोर्ट स्किल्स जो होती है वो सभी के लिए सीखना बहुत जरूरी होती है। ऐसे में शायद हम अपने करीबों की जान बचा पाएंगे। हमने शुरुआत की थी कुछ ऐसे व्यक्तियों से कि जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी हार्ट अटैक की वजह से, बट ये एक पॉजिटिव नोट पे मैं एंड करना चाहूंगी कि ये सारे ऐसे लोग हैं जो हार्ट अटैक से गुजर चुके हैं, लेकिन क्योंकि टाइमली इंटरवीन कर दिया, टाइमली मेडिकल हेल्प मिल गई, ये सारे आज एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। एक बार प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले हम सीपीआर फिर से दोहराएंगे कि क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति अचानक से आपके सामने कोलैप्स कर जाता है तो सबसे पहले ये देखिए कि वो सीन जगह जो है आपके लिए सेफ है या नहीं है। अगर वो सीन सेफ नहीं है तो उसको थोड़ा बाजू में लीजिए, एक सेफ स्थान पर पेशेंट को लिटाइए। फर्स्ट थिंग इज डॉक्टर एबीसी, डॉक्टर यानी मशीन, पेशेंट को टैप करके पूछिए वो ठीक है या नहीं है। रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आपका मरीज अनकॉन्शियस हो चुका है, आपको तुरंत हेल्प के लिए कॉल करनी है। नजदीकी अस्पताल में या आजू बाजू कोई भी है उनसे हेल्प मांगिए, एम्बुलेंस को बुलाइए। नेक्स्ट चीज है पेशेंट की सांस और नब्ज चल रही है या नहीं वो हमें देखना है। वो देखने के लिए कैसे करोगे, गले के सीधान में बस 1 सेंटीमीटर आप बाजू में अगर फील करोगे तो आपको नब्ज फील हो जाएगी। साथ ही आपको यह देखते रहना है कि पेशेंट की चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है या नहीं। ये चीजें करने में आपको 10 सेकंड से ऊपर का टाइम वेस्ट नहीं करना है। इतने में अगर हो रहा है आपको फील तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो तुरंत सीपीआर शुरू कर दीजिए। सीपीआर के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। बस इतने के साथ ही मैं अपना आज खत्म। थैंक यू डॉक्टर नेहा फॉर योर एक्सेलेंट टॉक। आपने इतनी सिंपल लैंग्वेज में इतना बड़ा टॉपिक कवर किया, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ गई है, अपने सबको मालूम है। और ये आपका लेक्चर अगर जिन्होंने सुना है वो मैं कहूंगी कि बहुत फॉर्चुनेट है क्योंकि किसी की जान बचा सकते हैं। ये सिर्फ सीपीआर टेक्निक्स से किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही तरह से आपने समझाया। पिछले जमाने में कहते थे शायद सावित्री यमराज से लड़कर वापस ले आई थी, तो और कुछ नहीं, शायद सीपीआर जानती थी। सीपीआर, यस। आपने एक बहुत अच्छा बताया और मैं सभी अपने सहेलियों को कहना चाहूंगी कि मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स, ये बहुत मैडम ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। जो चीजें अपने हाथ में है, जो नहीं है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हाथ में है जैसे फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसी को बीमारी हो या ना हो पहले, लेकिन वो अपनी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए उन्होंने। ये हमारा हमेशा डॉक्टर्स लोगों का कहना है कि स्टार्ट वॉकिंग, डू सम एक्सरसाइज। सो दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और उसके फायदे बहुत ज्यादा है। वो आप करके तो देखिए, आप खुद जान जाओगे कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज स्मोकिंग। ऑफ कोर्स पहले हम लोग इतने डरते नहीं थे ये कॉज से क्योंकि सिर्फ मेल्स में कॉमन था तभी, बहुत साल पहले। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ, बहुत बार मैं रेस्टोरेंट में देख चुकी हूँ कि यंग जनरेशन वो बिंदास स्मोक करती है।
खास करके मुझे बहुत दुख होता है कि माँ बाप पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं, हॉस्टल्स में रहती है लड़कियां, लेकिन पीयर प्रेशर के कारण वो, मुझे लगता है कि स्मोकिंग हैज बिकम वेरी 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 कॉमन। लेकिन इसका फायदा कुछ भी नहीं, लेकिन व्हाट यू कैन से इज अ प्लेजर फॉर सम टाइम, बट इसके नुकसान इतने ज्यादा है, तो खास करके यंग जनरेशन को मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आदत उन्हें छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल इसके दुष्परिणाम आने ही आने हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। बाकी अपना रूटीन चेकअप, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि मैं सब फिट हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं, नहीं, कुछ होने के पहले ही अपने को कुछ करना है। महिलाओं में डिनायल बहुत कॉमन है, तो हाँ। उनसे अनुरोध है कि अपना सेहत का ख्याल रखें। वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने बर्थडे के पहले वो मंथ में अपना पूरा चेकअप करवा लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन वो अक्सर होता नहीं है, तो एक डेडलाइन कीजिए। इसलिए मैंने बताया कि महिला बर्थडे के महीने में अपना पूरा चेकअप करवाइए, सो दैट विल ऑल्सो, कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट सही तरीके से हो सकती है। एक दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहूंगी डॉक्टर नेहा, आपने बताया कि मेडिसिन जैसे एस्पिरिन, यस, दो चार गोली एस्पिरिन की चबा के खाना, वैसे सॉर्बिट्रेट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी हैव इट इज अवेलेबल। सॉर्बिट्रेट का आप तरीका अगर बता देंगे कैसे लेनी है, जैसे ये बताया आपने चबा के लेना है, लेकिन सॉर्बिट्रेट का भी एक तरीका है, अगर वो आप हाईलाइट करके लेने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपके घर में बीपी अपैरेटस है तो पहले पेशेंट का बीपी कंफर्म कर लीजिए कि वो नॉर्मल है। अगर पेशेंट का बीपी कम है तो सॉर्बिट्रेट की दवा हम नहीं दे सकते। तो बीपी अपैरेटस बहुत इजीली अवेलेबल है और आजकल मैन्युअली, मतलब वो डिजिटली हो जाता है। तो बीपी देख लीजिए, 100-120 के ऊपर अगर है आपका बीपी, तो आप सिर्फ जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट की दवा रख लेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, हाउ मच डोज? सिंगल टैबलेट अंडर द टंग, सिंगल टैबलेट। सो उसका सब में एक्चुअली मेरा ऐसा कहना है कि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद अगर सॉर्बिट्रेट घर में रखे, बिल्कुल, तो एस्पिरिन एंड सॉर्बिट्रेट, ये दो चीज हमारे घर में होनी चाहिए। अगर हमारे घर में बुजुर्ग है, आजकल तो एज भी बहुत बड़ा चीज नहीं रही है, इवन 30-40 हैव बिकम अ एज फॉर हार्ट अटैक, थैंक्स टू कोविड। उन्होंने हमको ये एक बहुत बड़ी देन दे दी है, अब क्या कहें, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सब चीजों के कारण एज बहुत कम हो गई है। तो अपने घर में एक एस्पिरिन का टैबलेट और एक सॉर्बिट्रेट अगर रखें तो, एंड वन बीपी अपैरेटस इफ पॉसिबल। बहुत ज्यादा, हाँ, यस। एंड स्ट्रेस फैक्टर तो अभी यही, इसके लिए यंग लोगों में देखा जाता है कि और एक इधर मैं कहना चाहूंगी, अभी बहुत बार सुनाई दिया है कि जिम में सडन हार्ट अटैक आया है। विगरस एक्सरसाइज, दैट इज ऑल्सो बैड, मीन्स ज्यादा एक्सेस में भी करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। Yes. इसके बारे में आप क्या हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती रहती है, बस चीज ये है कि हम वो सिग्नल्स को पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे जो मैंने इनिशियली फोटोग्राफ्स बताई, उनको भी सिग्नल्स मिले, उनको एसिडिटी जैसा लगा, पेट में जलन हो रही थी, जो कि आपके यूजुअल सिम्टम से कुछ हटके है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, rather than self treating, just seek medical help। आप नजदीकी अस्पताल में जाइए। हार्ट अटैक नहीं है तो बहुत खुशी की बात है, बट अगर हो भी सकता है, there is a 10% चांस कि वो हो सकता है। So just if possible seek medical help। एक ECG करवा लीजिए, डॉक्टर को जाके दिखा दीजिए। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कुछ भी चीजें एक्सेस में भी नहीं करना चाहिए, और उसका बैलेंस रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल एम्बिशन की वजह से मैराथन और ये सब इतना आया है कि मैं इतना एक्सरसाइज करूंगा, उतना एक्सरसाइज करूंगा, वो भी उसको थोड़ी सी होनी चाहिए, गलत चीज है। Everything is moderation is good. Everything, but exceeds the moderation is bad for it. And diet, of course, डाइट तो अभी इतना खान पान बदल गया है लोगों का कि कितना भी बताते हैं कि बैलेंस डाइट ले, लेकिन फास्ट फूड की तरफ जमाना जा रहा है और थोड़ा सा फॉलो हम कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज का। दैट इज वेरी बैड। एक्चुअली वी हैव मोर दिस इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स देन देम, बट वी आर फॉलोइंग देयर लाइफस्टाइल। That is another bad thing which is happening now. We are shifting to our lifestyle and we are adopting their bad life. So that is very bad on our part. वो चीज हमें नहीं करना है। हमारे पूर्वज काफी अच्छा खान पान करते थे, शुद्ध बना, तुरंत खाना खाना, जंक फूड्स नहीं थे, मतलब इंसिडेंट्स भी कम था। जैसे जैसे हम ये लाइफस्टाइल हमारी खराब कर रहे हैं तभी, तो उसको वी आर पेइंग फॉर द लाइफस्टाइल। और खान पान का तो प्रॉब्लम ही मुझे बहुत ये लगता है कि कितने लोग रेगुलरली फ्रूट इंटेक या हरी सब्जियां
ये तो बहुत ही यानी आउटडेटेड हो गया है जैसा लग रहा है। बिल्कुल जैसे तुरंत जोमेटो पे इस पे मिल जाता है फूड व्हाटएवर, तो वो आजकल दिस बहुत इज द फैशन, cost we are paying for modern life. but that is another problem which we have to improve on that. This is second thing. What you have said is CPR. Excellently, you have shown it very nicely. कि मुझे लगता है कि सभी महिलाओं ने इसे देखा होगा कि इट इज नॉट कि डॉक्टर होना जरूरी है उसके लिए, कोई भी ये कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और एक जान बचा सकते हैं। सो दिस इज वेरी, एंड डॉक्टर्स ने अभी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे ये भी इसके डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं कि ये कैसा करना चाहिए। सो बिफोर द मेडिकल हेल्प अराइव्स, इफ यू कैन डू दिस थिंग, दैट गोल्डन आवर मैथ। और ये दो, मैं कुछ नई चीज नहीं बता रही हूँ, दो मेरे लाइव एग्जांपल्स मेरे सामने हैं, जिनके फैमिली ने उनको सीपीआर दिया और वो पहुंचा पाए हमारे तक। एक बुजुर्ग थे जिनके बेटे ने उनको सीपीआर दिया तुरंत, उनका वो बेहोश हो चुके थे, हार्ट बंद हो चुका था, सीपीआर की वजह से स्टार्ट हुआ, एंड दे गॉट द टाइम। सीपीआर हम क्या कर रहे हैं सीपीआर देखिए, वी आर जस्ट बाइंग टाइम फॉर द मेडिकल हेल्प टू फॉर अस टू रीच द मेडिकल हेल्प, दैट्स इट। यस, वेरी वेरी गुड। एंड आपने वो एम्बुलेंस का नंबर भी बता दिया कि कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट डू समथिंग लाइक दैट, यू कैन आस्क फॉर द एम्बुलेंस। तो घर की महिलाएं भी ये सब कर सकती है, ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं कैसा करूंगी, इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय आपने लिया है। आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर दिस, एंड वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस। हम इस चीज से एक भी जान बचा पाए तो सक्सेसफुल है ये चीज। Yes, definitely. Okay, any questions from the हमारी महिलाएं कुछ पूछना चाहती है तो खुल के पूछ लीजिए। Any questions? Can you see on the screen, Alka? No, not yet. No. I think they have understood it in a nice way because you have repeated na 2-3 times, so that is really good. If anybody who wants to ask questions, so Neha, it was an excellent talk, and you have explained it very nicely. I will only say that everybody has learned what is CPR, और वो कभी भी इसका इस्तेमाल करेंगे और काफी लोगों की हम इस तकनीक से जान बचा सकते हैं। एक बहुत अच्छा बड़ा काम हम कर सकते हैं और आज की ये जरूरत है, सबको सीखना है। आज की जो लाइफस्टाइल है, जो अभी सब हमने जो डिस्कस किए फैक्टर्स, तो कभी भी किसी को भी कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, इसका कोई वक्त नहीं है। और अगर हमें ये तकनीक समझ गई है और हमें इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया तो जरूर हम किसी की जान बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, कभी कभी मैसिव कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने सुसाइड की कोशिश की, किसी ने कुछ ड्रग खा लिया, तब भी ये सिचुएशन अराइज हो सकती है। उस सिचुएशन में भी सीपीआर उतना ही वैलिड है जितना हार्ट अटैक में। और दूसरा, एक भी मिनट अगर हम वेस्ट कर रहे हैं तो हम 10% से उसका चांस कम कर दे रहे हैं सर्वाइव करने का। सो एवरी मिनट वेस्ट 10% चांस ऑफ सर्वाइवल इज लॉस्ट। तो वो नेहा, आपके लिए बहुत थैंक्स, और बहुत कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स काफी आ रहे हैं, मतलब सबको समझते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपने बहुत पहले भी वो हाईलाइट किया है कि महिलाओं के पहले लगता था एक मिसकंसेप्शन की सिर्फ हार्ट अटैक इज कॉमन इन मेल्स, लेकिन दैट इज ओके अप टू मेनोपॉज। लेकिन मेनोपॉज के बाद वो प्रोटेक्शन निकल जाता है, तो महिलाओं अपने को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि मेनोपॉज के बाद देयर इज नो प्रोटेक्शन, सो द इंसिडेंस इज सेम मेल एंड फीमेल, सो दैट इज वन पॉइंट। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कांचन ने जो बोला है, तो उसमें महिलाओं ने ये भी एक ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारी प्रेगनेंसी रहती है तब हमें जेस्टेशनल डायबिटीज, पीसीओडी जो आजकल बहुत कॉमन है, अगर हम इसके मरीज है, अगर ये प्रेगनेंसी में सब ये चीजें हुए थे, हाई ब्लड प्रेशर, एक्लैम्सिया, ये भी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप हिस्ट्री डॉक्टर को जब बताते हैं तो ये भी चीजें बता दीजिए, ताकि ये भी एक रिस्क फैक्टर्स है आपके मेनोपॉज के बाद हार्ट अटैक के, तो इसको भी हमने ध्यान रखना चाहिए। और जिनको ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बढ़ता है, बहुत बार उनको लगता है कि अभी प्रेगनेंसी हो गया अभी, लेकिन उसके बाद भी ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो अननोटिस जाता है, और क्योंकि दे आर एट हाई रिस्क। जिनको प्रेगनेंसी में बीपी हुआ है उनके बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनको आगे जाके बीपी की आगे तकलीफ जाके भी, तो रेगुलर चेकअप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट।
कमेंट्स देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को क्वेश्चंस नहीं है, सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ गया है। समझ और थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स आल्सो। थैंक यू मैम, आई अंडरस्टैंड CPR सेशन एट वेरी वेल। ये ऐसे कमेंट्स में आपको है, एंड सभी को बहुत अच्छे से समझ गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मनीषा, you want to add anything? मनीषा, उसका म्यूट है Mute है, मनीषा mute है। म्यूट। हाँ थैंक यू मैम।